हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार GHP स्टडी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ी डिले हो रही है, लेकिन थोड़ी दिन की वो समस्या है, तो फिर उसके बाद डिले नहीं होंगे। बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म करने की सोच रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद दूसरा सिलेबस पढ़ाएंगे आपको। देखिए, आज हम प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में बताएंगे। जो आज की हमारी ये वीडियो है, इससे पहले हमने आपको राजपूत काल के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि राजपूत वंश को हम 2 सीरीज में पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था, राजपूतों के काल के बारे में बताया था कि राजपूतों का भारत में समय कब से कब तक रहता है, और हमने उत्पत्ति के बारे में बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि कुछ इतिहासकार थे, उनके सिद्धांत थे, उन्होंने अपने सिद्धांत पर बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। और हमने बताया था कि राजपूतों की भारत में सीमा क्षेत्र क्या था, उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा था भारत में, क्षेत्र विस्तार के बारे में बताया था। और कुछ प्रमुख राजपूत वंश थे, उनके बारे में हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग दी थी आपको। लेकिन आज हम विस्तार में बताएंगे प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में। देखिए, जो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था पृथ्वीराज रासो ने, तो उन्होंने बताया था कि अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। वो कौन कौन थे? प्रत्यहर थे, परमार थे, चौहान थे और चालुक्य थे। तो इन 4 राजपूत वंशों के बारे में आज हम संक्षेप में बात करेंगे। देखिए, गुर्जर और प्रत्यहार। दोस्तों, गुर्जर को ही हम प्रत्यहार वंश बोलते हैं। गहरवाल वंश के बारे में बात करेंगे, परमार वंश के बारे में बात करेंगे, चालुक्य वंश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, चालुक्य वंश को सोलंकी नाम से भी हम जानते हैं। तो चालुक्य वंश के बारे में बात करेंगे, चौहान वंश के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, और चंदेल वंश के बारे में बात करेंगे। इन वंशों के कुछ प्रमुख शासक होंगे, तो उन शासकों के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, आइए दोस्तों, आप मेरे राइटिंग पर गौर मत करना, क्योंकि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है। इतना मेरा बोर्ड बड़ा है नहीं है जो इस पर मैं मैनेज कर सकता था। छोटा छोटा मैं लिखा है जो इस बोर्ड पर आ सके। ठीक है, वो मैंने मैनेज करने का प्रयास किया है। आप राइटिंग पर ध्यान मत देना कि ये इतना छोटा छोटा लिखा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, गुर्जर वंश को ही हम प्रत्यहार वंश बोलते हैं। इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। इनकी राजधानी उज्जैन में थी और कन्नौज में भी थी। प्रथम राजधानी इनकी उज्जैन मानी जाती है। बाद में इन्होंने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई थी। वो कैसे बनाई थी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहता है? इनका विस्तार गुजरात में तो रहता ही रहता है, लेकिन राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में भी इनका विस्तार रहता है। किनका? गुर्जर प्रत्यहारों का। देखिए, जो नागभट्ट प्रथम थे, इन्होंने अरबों का जो आक्रमण हुआ था, उन अरबों के आक्रमण को नागभट्ट प्रथम ने सफल नहीं होने दिया था। ठीक है, देखिए, नागभट्ट प्रथम अरबों के आक्रमण को असफल किया।
जब सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था तो सिंध को विजय कर लिया था। जब विजय करने के बाद ये गुजरात में प्रवेश करते हैं तो उस समय प्रत्याहार वंश में नागभट्ट प्रथम शासन कर रहे थे। तो उस समय नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को अपने सीमा क्षेत्र में सफल नहीं होने दिया था। जब जब उन्होंने आक्रमण किया तब तब उनके आक्रमण को नागभट्ट प्रथम ने विफल किया। ठीक है, देखिए गुर्जर प्रत्याहार वंश में एक प्रमुख वंश माने जाते हैं वस्त्रराज। वस्त्रराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष आपने पढ़ा होगा कि 3 राज्यों के बीच में होता है। तो यहाँ पर गुर्जरों की तरफ से सबसे पहले वस्त्रराज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये 3 राज्यों के बीच में होता है। तो किन किन के बीच में हुआ था? देखिए गुर्जर के बीच में हुआ था, पालों के बीच में हुआ था और राजपूतों के बीच में हुआ था। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष को वस्त्रराज जीत जाते हैं और जीतने के उपरांत कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इस त्रिपक्षीय संघर्ष जीतने के उपरांत पालों की तरफ से धर्मपाल ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पर धर्मपाल पराजित हो जाते हैं। अब हमारे नागभट्ट द्वितीय आते हैं। जब नागभट्ट द्वितीय आते हैं तो उनके समय जो उनकी राजधानी थी उज्जैन, तो उज्जैन से कन्नौज में स्थापित हो जाती है। किसके समय? नागभट्ट द्वितीय के समय। अब इस वंश के एक प्रमुख शासक हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। दोस्तों इस वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं और ये विष्णु के उपासक थे। विष्णु के उपासक होने के साथ साथ इन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? तो हमारा आंसर होगा मिहिर भोज। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन फंसेंगे इस गुर्जर प्रत्याहार वंश से। और इस वंश का अंतिम शासक होता है यशपाल। जब ये वंश समाप्ति की तरफ होता है तो गहड़वाल वंश धीरे धीरे उभरता है। देखिए अब हम गहड़वाल वंश को पढ़ेंगे और इस वंश को हम राठौर वंश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों गहड़वाल वंश उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में विस्तृत था। हमने आपको बताया था जयचंद के बारे में। जयचंद गहड़वाल वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए गहड़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्र थे। इस गहड़वाल वंश के लिए प्रमुख शासक माने जाते हैं चंद्र थे। दोस्तों अगर हम राजपूतों की राजनीति की स्थिति के बारे में बात करें तो इनकी राजनीति स्थिति उस समय की ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इन लोगों में एक तनाव बना रहता था। जो एक कुल के जो राजपूत होते थे उन्हीं में एकता देखने को मिलती थी। जो अलग अलग कुल के होते थे तो उनमें एकता देखने को नहीं मिलती थी और हमेशा तनावपूर्ण स्थिति इनमें बनी रहती थी। तो वही स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखिए जब गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था तो उस युद्ध को तराइन युद्ध बोला जाता है, द्वितीय तराइन युद्ध। तो उस युद्ध को पूर्ण तरीके से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की थी। तो ये स्थिति हमें यहाँ देखने को मिलती है। देखिए
इस गहरवाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। इनकी पुत्री थी सहयोगता। सहयोगता जयचंद की पुत्री थी। जब जयचंद अपनी पुत्री की शादी कर रहे थे तो इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, यहाँ पर सहयोगता से प्रेम विवाह कर लेते हैं। और यहाँ से जब जयचंद अपनी पुत्री की शादी कर रहे थे तो उसी शादी में से पृथ्वीराज चौहान यहाँ से ले जाते हैं। किसको? सहयोगता से। तो एक तो हमारी ये वजह थी कि राजपूतों में तनाव यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर युद्ध किया था, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था 1192 में, तो उस युद्ध को चौहान हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन 1194 ईस्वी में जब गौरी जयचंद पर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण को हम चंदावर का युद्ध बोलते हैं। तो उस युद्ध को भी जयचंद यहाँ पर पराजित हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ बिल्कुल भी सहायता नहीं करते हैं। अब हम पढ़ते हैं परमार वंश को। देखिए, परमार वंश हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके संस्थापक हैं उपेंद्र राज या कृष्ण राज। दोस्तों, जब क्वेश्चन में आता है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो हमारा सटीक उत्तर होता है उपेंद्र राज। तो आप उपेंद्र राज को याद रखिए। इनकी राजधानी थी धारानगरी। इनके प्रमुख शासक थे राजा भोज। दोस्तों, इस वंश के राजा भोज एक प्रमुख शासक माने जाते हैं। प्रमुख शासक माने जाते हैं तो राजा भोज ने कलाओं के क्षेत्र में भी कार्य किया है। ये कवि भी रहे हैं। देखिए, इन्होंने धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था अपनी राजधानी में। उस संस्कृत विद्यालय का जो प्रांगण था उसमें भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था, सरस्वती मंदिर का। किसने? राजा भोज ने। और भोपाल के नजदीक ये भोजपुर नगर का निर्माण कराते हैं और साथ ही साथ एक तालाब का भी निर्माण कराते हैं। कौन? राजा भोज। इन्होंने कवि के रूप में भी काम किया है और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। इन्होंने कुछ संस्कृत की किताब लिखी हैं, इन्होंने कुछ विज्ञान की भी किताब लिखी हैं और कुछ मैथ्स की भी किताब लिखी हैं। अब हम देखते हैं चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। देखिए, चालुक्य वंश हमने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के समय। ये इसका विस्तार कहाँ था? गुजरात में। देखिए, इसके संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ में। अहिलवाड़ में इनकी राजधानी थी। देखिए, जब गजनवी आक्रमण करता है चालुक्य वंश पर, तो उस समय चालुक्य वंश का शासन भीम प्रथम कर रहे थे। भीम प्रथम के समय गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करता है। आपने सुना होगा, सुना नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ का माना जाता है, जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। इस मंदिर से भारी मात्रा में सोना चांदी लूट करके ले जाता है और मूर्तियां भी लूट करके ले जाता है। तो उस समय चालुक्य वंश का शासक था और राजा कौन था? भीम प्रथम। लेकिन मोहम्मद गौरी इस भीम प्रथम को पराजित यहाँ कर देते हैं।
देखिए, लेकिन जब भीम द्वितीय का जब शासन चल रहा था तो उस समय भी मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। भीम द्वितीय के समय 1178 में गौरी ने पुनः आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पर गौरी हार जाता है। वो कौन था? भीम प्रथम था। यहाँ कौन था? भीम टू। यहाँ पर पावर डबल हो जाती है भीम टू की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय पूर्ण तरीके से पराजित कर देता है। देखिए, इस वंश के एक जयसिंह सिद्धराज राजा थे, तो उनके दरबार में आचार्य हेमचंद रहते थे। वो किस धर्म के थे? जैन धर्म के थे, आचार्य हेमचंद। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनता है कि आचार्य हेमचंद किसके दरबार में रहते थे? तो हमारा उत्तर होगा जयसिंह सिद्धराज। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। फिर बाद में चल कर क्या होता है कि भीम प्रथम का एक मंत्री था, सामंत विमल शाह। ये माउंट आबू पर एक मंदिर का निर्माण कराता है। इसका एक पुत्र पैदा हुआ था, तो उस खुशी में माउंट आबू क्षेत्र में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण यहाँ कराता है। लेकिन जो जयसिंह सिद्धराज थे, ये भी उस माउंट आबू क्षेत्र में अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का निर्माण करते हैं, और यहाँ से हमें मूर्ति पूजा देखने को मिलती है। और इसके अलावा मुंडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, जो मुंडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण हमें देखने को मिलता है, वो सोलंकी राजाओं के शासनकाल से देखने से मिलता है। अब हम पढ़ते हैं चौहान वंश के बारे में। देखिए, इसके संस्थापक थे वासुदेव या चहमान। दोस्तों, चौहान वंश था, इसलिए हमें यहाँ चहमान संस्थापक देखने को मिलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो चहमान इनका नाम इसलिए रखा गया था कि जो चौहान वंश था, तो इस चौहान वंश से कोरिलेट कर करके इनका नाम चहमान रखा गया था। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक वासुदेव हैं। इनकी राजधानी अहिन छत्र या अजमेर में थी। देखिए, एक अजय राय चौहान थे, तो उनकी स्थापना उन्होंने अजमेर क्षेत्र की स्थापना की थी। किसने? अजय राय चौहान ने। इसके अलावा हमें विक्रय राज एक शासक देखने को मिलते हैं। इनके एक राजकवि थे सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी। तो यहाँ से हमें ललित विग्रह राज नाटक की रचना देखने को मिलती है। देखिए, हमने मोहम्मद गौरी के समय आपको बताया जाता कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तरह युद्ध में हार जाते हैं, तो 1192 ईस्वी से हमें राजपूतों का पतन देखने को मिलता है। और इस चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तृतीय
इस वंश का अंतिम शासक होता है। इन्हों चौहान वंश के 2 दरबारी थे। कौन कौन थे? चंद्रवरदाई और जयानक। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, तो हमारा उत्तर होगा चंद्रवरदाई ने। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वीराज विजय की किसने रचना की है, तो हमारा उत्तर होगा जयानक ने। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ बना सकते हैं। अब हम इसके अलावा पढ़ेंगे चंदेल वंश को। चंदेल वंश भी राजपूतों की एक शाखा मानी जाती है। तो चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नोक। इनकी जो सीमा क्षेत्र था वो था बुंदी और इनकी राजधानी थी खजुराहो में ये शासन करते हैं। खजुराहो इनकी राजधानी थी और इस वंश ने, चंदेल वंश ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि विष्णु मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था, तो हमारा उत्तर होगा चंदेल वंश ने। और कहाँ करवाया था? खजुराहो में करवाया था। खजुराहो क्या थी? चंदेल वंश की राजधानी थी। तो यहाँ से हमारे इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब चंदेल वंश के एक राजा होते हैं राजा धग। राजा धग ने जल समाधि ली थी। कहाँ पर ली थी? प्रयागराज में। जो प्रयागराज में जो 3 नदियां हैं उनका संगम है, तो उस जल में इन्होंने समाधि ली थी। इसके अलावा हमारे चंदेल वंश के एक प्रमुख राजा थे प्रमदेव। इनका संघर्ष हमें पृथ्वीराज चौहान से देखने को मिलता है। प्रमदेव के 2 सेनापति थे, आल्हा और उदल। आल्हा उदल पृथ्वीराज चौहान से बड़ी वीरता से यहाँ लड़ते हैं और इसी घटना से यहाँ प्रसिद्ध हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आल्हा और उदल पराजित हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही वीरता से यहाँ युद्ध करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। देखिए, इस चंदेल वंश के एक राजा थे विद्याधर। विद्याधर चंदेल वंश के एक राजा थे। जब गुज्जर वंश का पतन हो रहा था तो उस समय एक राजा थे राज्यपाल। जब गजनवी ने इस राज्यपाल पर आक्रमण किया था तो ये अपना शासनकाल को छोड़ के भाग जाता है। कौन? राज्यपाल। लेकिन विद्याधर यहाँ पर नाराज हो जाते हैं इससे और इसे कहते हैं कि तूने गजनवी से लोहा क्यों नहीं लिया, और नाराज होकर के विद्याधर इस राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। तो ये हमारा राजपूत वंश यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी से होती है और दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना सल्तनत काल की कुतुबुद्दीन ऐबक करता है।